भगवान ने इन बाजुओं में इतनी ताकत, इतनी हिम्मत दी है कि मैं अपना हिसाब खुद चुका लूंगा। सीना के एक हाथ में जब पिस्तौल हो तो दूसरे हाथ में जाम होना बहुत जरूरी है। जानता नहीं किससे बात कर रहा है तू? सर झुका के बात कर। सोचिए किसी की शादी होने जा रही है, जहां वर अपने माँ बाप के साथ रस्मों की तैयारी कर रहा है तो वधू के हाथों में भी मेहंदी रच चुकी हो और तभी कोई तीसरा बंदा दारू पीकर साथ में एक और लड़की लेकर बीच में कूद जाए। ऐसा किस्सा हमने फिल्मों में तो कई बार देखा है, लेकिन हकीकत में जिस अभिनेता ने ऐसा किया उसका नाम है धर्मेंद्र, जो मद्रास में जितेंद्र हेमा मालिनी की शादी में जितेंद्र की गर्लफ्रेंड शोभा को लेकर पहुंच गए और शादी तोड़वा दी। ऐसे में संजीव कुमार का पत्ता कट कर घुसे जितेंद्र का पत्ता धर्मेंद्र ने न केवल काटा बल्कि अगले कई सालों तक हेमा के साथ जमकर इश्क किया। और इस इश्क में बिना मेकअप के हेमा मालिनी के गाल गुलाबी होते देखने हो तो देखनी चाहिए निर्माता, निर्देशक व लेखक रामानंद सागर की फिल्म चरस, जो रिलीज हुई थी 28 मई 1976 को। एक्शन ड्रामा रोमांस से भरी इस फिल्म की मेन कास्ट में धर्मेंद्र, हेमा मालिनी के अलावा थी अरुणा ईरानी, नजीर हुसैन, असरानी, कैस्टो मुखर्जी, सुजीत कुमार, अमजद खान और अजीत के अलावा कई और छोटे बड़े सितारे नजर आए थे। बहुत बढ़िया, लेकिन काली चरण को धोखा देना इतना आसान काम नहीं है। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत तले गीत लिखे थे आनंद बख्शी ने, जिनके लिखे 6 गीत रखे गए थे फिल्म में। सभी गीतों को अपनी मधुर आवाज से सजाया था मोहम्मद रफी, किशोर कुमार, महेंद्र कपूर, लता मंगेशकर, आशा भोसले व आनंद बख्शी ने। चरस फिल्म का गीत संगीत बेहतरीन था और ज्यादातर गीत पसंद किए गए थे, जिसमें आजा तेरी याद आई फिल्म का न केवल सबसे पसंदीदा गीत था बल्कि उस साल की बिना का गीतमाला की लिस्ट में 25वें नंबर का भी गीत था। इसके अलावा कल की हसीन मुलाकात के लिए भी ऐसा गीत था जो 26वें नंबर पर था। 2 घंटे 39 मिनट की फिल्म चरस को IMDb की तरफ से मिली 6.4 रेटिंग बताती है कि इसकी कहानी दर्शकों को अच्छी लगती है। और इसे अच्छा बनाने में कितनी रकम खर्च हुई पहले उस पर बात करें तो तकरीबन 1.25 करोड़ के बजट में बनी चरस 2 करोड़ 75 लाख की कमाई कर हिट रहते हुए 5वें नंबर की कमाऊ फिल्म थी। जबकि बात करें साल की सबसे कमाऊ फिल्म 10 नंबरी की तो उसकी 4 करोड़ 50 लाख की कमाई के आसपास लैला मजनू पहुंची जरूर, लेकिन कदम 4 करोड़ 25 लाख के आगे नहीं बढ़ पाए। धर्मेंद्र निर्माता निर्देशक रामानंद सागर के फेवरेट अभिनेताओं में से एक थे, जिन्हें रामानंद सागर सबसे पहले अपनी 1965 की फिल्म आरजू में लेना चाहते थे, लेकिन भूमिका दमदार न होने से धर्मेंद्र ने मना कर दिया। जिसके बाद 1968 की फिल्म आंखें में रामानंद सागर ने धर्मेंद्र को बतौर अभिनेता साइन तो कर लिया, लेकिन लगातार फिल्में पिटने से वे धर्मेंद्र से किसी करिश्मे को लेकर आश्वस्त नहीं थे। इसलिए जब उन्हें ये लगने लगा कि धर्मेंद्र अपने कंधों पर फिल्म नहीं खींच पाएंगे तो उन्होंने सपोर्टिंग कास्ट में कई बड़े नाम ले लिए। लेकिन इसके बाद जो वो उसका अंदाजा न तो रामानंद सागर को था और न ही धर्मेंद्र को, क्योंकि आंखें की शूटिंग शुरू होने से ठीक पहले धर्मेंद्र की फिल्म फूल और पत्थर ब्लॉकबस्टर क्या हुई, रामानंद सागर को आंखें का पूरा ताना बाना ही बदलना पड़ा और न केवल पानी की तरह पैसा बहाया बल्कि उसी तरह अपनी तिजोरी भी भर ली। और ये खुशी और ज्यादा तब और बढ़ गई जब फिल्म फेयर में उन्हें बेस्ट निर्देशक का अवार्ड मिला। लेकिन इसके बाद रामानंद सागर की फिल्मों को सफलता न के बराबर मिली। 1972 की फिल्म ललकार, जिसमें राजेंद्र कुमार के साथ धर्मेंद्र भी थे, उससे उन्हें सबसे ज्यादा उम्मीदें थी। लेकिन जब यह फिल्म भी कामयाब नहीं हुई तो चरस में आखिरकार उन्हें धर्मेंद्र के साथ हेमा को भी लेना पड़ा। दोनों की जोड़ी तब सुपरहिट थी और रियल लाइफ कंट्रोवर्सी की तो पूछिए ही मत। जितेंद्र हेमा की शादी तुड़वाने के बाद हेमा के पिता VS रामानुज ने धक्के मारकर धर्मेंद्र को घर से निकालने की पूरी तैयारी कर ली थी, लेकिन बड़ी मुश्किल से वे इस बात पर राजी हुए थे कि एक बार हेमा अकेले में धर्मेंद्र से मिल ले, उसके बाद जो भी फैसला होगा धर्मेंद्र मान लेंगे। ऐसे में इसके बाद जब दोनों मिले और आंखों में आंसू भरे हेमा जब कमरे से बाहर निकली तो बस इतना ही कहा कि उन्हें हफ्ते भर का समय चाहिए, और समय इसलिए चाहिए क्योंकि इस बीच वे तय करेंगी कि धर्मेंद्र के साथ ज्यादा खुश रहेंगी या जितेंद्र के। ऐसे में जितेंद्र के घर वाले इसे अपनी बेइज्जती समझकर वहां से चले गए, जिनके जाते ही धर्मेंद्र के रास्ते के तो जैसे सारे कांटे निकल गए और वे 7वें आसमान पर पहुंच गए। जी हाँ, सिर्फ लिखने वाले 7वें आसमान पर नहीं बल्कि असली वाले 7वें आसमान पर, क्योंकि इसके बाद वे हेमा को ले उड़े माल्टा के लिए,
जहां रामानंद सागर चरस फिल्म की शूटिंग करने वाले थे। इसलिए ऐसा बताया जाता है कि माल्टा में धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की पहली बार खुल्लम खुल्ला मोहब्बत देखने को मिली थी। होटल से भी दोनों एक ही गाड़ी से निकलते और लौटते थे, वरना इससे पहले की शूटिंग के दौरान तो हेमा की मां जया चक्रवर्ती साई की तरह उनके साथ मौजूद रहती थी। हालांकि चरस की शूटिंग के दौरान माल्टा में हेमा के पिता वी.एस. रामानुज चक्रवर्ती भी साथ गए थे, जो तब हेमा से बिल्कुल भी खुश नहीं थे। इसलिए जब तक वे वहां रहे हेमा को धर्मेंद्र से दूरी रखने की सोचते थे। गाड़ी में भी वे दोनों के बीच में ही बैठकर सफर करते थे और यहाँ तक कि धर्मेंद्र उनकी बात समझ न सके, इसलिए हेमा से भी वे तमिल में ही बातें करते थे। लेकिन धर्म काफी चालाक थे और कुछ न कुछ बहाना बना ही लेते थे। ऐसे में वी.एस. रामानुज अपनी आंखों के सामने सब कुछ होता देखते रहे, लेकिन कुछ कर नहीं सके, क्योंकि एक कहावत है ना, जब मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। डरिए मत, वो कुछ नहीं कहेंगे। धर्मेंद्र हेमा की प्रेम कहानी के बाद अब कुछ बात चरस फिल्म की कहानी को लेकर करे तो फिल्म की कहानी युगांडा पर बेस्ड थी, जहां साल 1972 में वहां के तीसरे राष्ट्रपति इदी अमीन ने सभी भारतीयों को बाहर निकलने का आदेश दिया था। और जिस तरह फिल्म में धर्मेंद्र के पिता नजीर हुसैनी सफरी की देश से बाहर नहीं निकल पाए थे, कुछ ऐसा ही सीन अगले साल 1977 में हम किसी से कम नहीं में भी रखा गया था, जिसमें मुराद भारत नहीं लौट पाए थे। वैसे इसी कहानी पर बेस्ड इसके बाद यश चोपड़ा भी साल 1983 में एक फिल्म बनाने वाले थे, जिसमें वे सनी देओल और अनिल कपूर को लेना चाहते थे, लेकिन कुछ वजहों से प्लान परवान नहीं चढ़ पाया और फिल्म डिब्बा बंद हो गई। इसके अलावा चरस फिल्म से जुड़ी एक बात यह भी है कि माल्टा में शूट होने वाली ये पहली हिंदी फिल्म थी। इसके बाद 1982 की सम्राट और 2010 की एक तमिल फिल्म के अलावा 2018 की ठग सोप हिंदुस्तान की शूटिंग भी यहीं माल्टा में की गई थी। और माल्टा में शूटिंग खत्म करने के बाद रामानंद सागर का अगला पड़ाव था फ्रांस, जहां शूटिंग करने के बाद रामानंद सागर की लाइफ एकदम बदल गई, क्योंकि एक दिन शाम के टाइम उनके मन में राम का ऐसा संदेश आया कि उन्होंने रामायण टीवी सीरियल बनाने का फैसला कर लिया, जिसका जिक्र रामानंद सागर की बायोग्राफी फ्रॉम बरसात टू रामायण बुक में उनके बेटे प्रेम सागर ने भी किया है। प्रेम सागर बायो में लिखते हैं कि साल 1975-76 में जब चरस फिल्म की शूटिंग फ्रांस में चल रही थी तो दिन भर की शूटिंग के बाद रामानंद सागर एक कैफे जा पहुंचे। सर्दियों का मौसम था तो उन्होंने वाइन ऑर्डर कर दी, जिसके बाद वेटर जब वाइन लेकर आया तो उसने सामने रखा एक बॉक्स खोला और टीवी ऑन कर दिया। टीवी ऑन होते उसमें रंगीन पिक्चर चलने लगी, जिसे देखते ही रामानंद सागर की आंखें चमक उठी। ऐसे में इसके बाद रामानंद सागर ने फैसला किया कि अब वे फिल्मों का काम छोड़कर टीवी की दुनिया में एंट्री लेंगे और भगवान श्री राम, श्री कृष्ण और माँ दुर्गा की कहानी टीवी पर दिखाएंगे। वैसे ये सपना रामानंद सागर के जहन में कई सालों से पल रहा था, जिसे पूरा करने में इस रंगीन टीवी का बहुत बड़ा हाथ था। बस इसीलिए फ्रांस से लौटते ही रामानंद सागर ने टीवी के लिए काम करना शुरू कर दिया, जिसमें सबसे पहले उन्होंने काम शुरू किया रामायण पर ही, जो कड़ी मेहनत के बाद साल 1987 में जब दूरदर्शन पर टेलीकास्ट हुआ तो इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में दर्ज हो गया। वैसे रामानंद सागर ने इस बीच कई फिल्मों के अलावा विक्रम बेताल और दादा दादी की कहानियां जैसे टीवी सीरियल भी बनाए, जिनमें फिल्में तो कुछ खास पसंद नहीं की गई, लेकिन विक्रम और बेताल जैसा टीवी सीरियल दर्शकों को पसंद आ रहा था, जो उनकी 1985 में आई लास्ट फिल्म सलमा की रिलीज के बाद उसी साल 13 अक्टूबर 1985 को दूरदर्शन पर टेलीकास्ट हुआ था और हर रविवार शाम को 4:30 पर दिखाया जाना था। वो बेचारे भी क्या करते, हालात ही कुछ ऐसे थे। चरस फिल्म के कुछ और किस्सों की बात करें तो कई सालों तक ये अफवाह उड़ती रही कि अमजद खान फिल्म में अपनी भूमिका को लेकर खुश नहीं थे, और खुश इसलिए नहीं थे क्योंकि रामानंद सागर ने शोले की रिलीज के बाद उनके स्टारडम को बुनाने के लिए आखिर में ये अपने साथ जोड़ा था। लेकिन इसके उलट सच्चाई ये है कि रामानंद सागर ने अमजद को शोले की रिलीज से पहले साइन किया था, और तब साइन किया था जब उन्हें कोई जानता भी नहीं था। ऐसा हम नहीं कह रहे, बल्कि अमजद खान की बेटी दावा करती है, जो एक तरह से सच भी है, क्योंकि शोले की शूटिंग साल 1972 में शुरू हुई थी और साल 1975 में जाकर रिलीज हुई थी, यानी पूरे 3 साल लगे थे फिल्म बनाने में, जो कम टाइम नहीं होता। बस इसी बीच रामानंद सागर ने अमजद को साइन कर लिया। हालांकि फिल्म चरस में पहले उनकी भूमिका और भी ज्यादा छोटी थी। ऐसे में शोले के निर्देशक रमेश सीपी को लगने लगा कि कहीं चरस पहले रिलीज न हो जाए। बस इसी वजह से वे तुरंत पहुंच गए रामानंद सागर के पास और बताया कि अमजद को वे अपनी फिल्म शोले में बतौर मेन खलनायक लॉन्च कर रहे हैं, इसलिए अगर चरस पहले रिलीज हुई तो शोले पर असर पड़ सकता है। जिसके बाद रामानंद सागर ने बताया कि अभी तो चरस की शूटिंग आधी पूरी हुई है, और पूरी हो भी जाती है तो वे आश्वासन देते हैं कि शोले से पहले रिलीज नहीं करेंगे। और फिर हुआ भी कुछ ऐसा ही। शोले चरस से तकरीबन 9 महीने पहले रिलीज हुई, जिसे शुरुआत में तो बेशक कुछ खास रिस्पॉन्स नहीं मिला,
लेकिन देखते ही देखते हफ्ते 2 हफ्तों के बाद गब्बर चारों तरफ छा गए। ऐसे में डिस्ट्रीब्यूटर को जब चरस में भी अमजद की मौजूदगी का पता चला तो उन्होंने रामानंद सागर को कहना शुरू कर दिया कि अमजद की भूमिका बढ़ाई जाए। जिसके बाद रामानंद सागर ने अमजद की पॉपुलैरिटी को देखते हुए नई सिरे से उनका किरदार लिखना शुरू कर दिया और अजीत के गैंग में अलग से एक अहम नेगेटिव किरदार दे दिया, जिसे अमजद ने पहले मिली फीस में ईमानदारी से पूरा किया। और इसलिए पूरा किया क्योंकि अमजद खान के पिता जयंत किसी दौर में रामानंद सागर के साथ काम कर चुके थे। बस इसी वजह से अमजद रामानंद सागर की इतनी रिस्पेक्ट करते थे कि चरस के बाद वाली फिल्मों के लिए भी फीस का जिक्र कभी नहीं किया। जो भी फीस दी गई उन्होंने मंजूर कर ली। और पैसों की बात चल रही है तो 41 सालों बाद रामानंद सागर के बनाए सागर आर्ट्स बैनर पर चरस फिल्म के डिस्ट्रीब्यूटर राइट बेचने को लेकर की गई गड़बड़ियों के लिए बॉम्बे हाईकोर्ट ने 6 लाख रुपए का जुर्माना लगाया था। वैसे रामानंद सागर ने ऐसा जानबूझकर किया था और इसलिए किया था क्योंकि उन्हें लगता था कि फिल्म चलेगी नहीं। और इसी तरह का कुछ लगता था गीतकार आनंद बख्शी को आजा तेरी याद आई गीत में आवाज देने को लेकर, क्योंकि इससे पहले 1972 में आई मोम की गुड़िया में उन्होंने मैं ढूंढ रहा था जैसा गीत गाया था। ऐसे में जब फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फेल हो गई तो वे मानने लगे कि उनकी गीत गाने से ही फिल्म फ्लॉप हुई है, इसलिए इसके बाद उन्होंने गाना बंद कर दिया। लेकिन संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जिनके साथ उनका याराना टूट था, उनकी रिक्वेस्ट पर चरस में की आजा तेरी याद आई गीत के शुरुआती बोल को फिर से गाया तो गीत की शुरुआत में जीसस को दिखाए जाने का आइडिया उन्हीं का था, क्योंकि इसके जरिए वे अपने बैड लक से छुटकारा पाना चाहते थे। इसके बाद अब बात फिल्म के टाइटल को लेकर करे तो साल 2004 में भी चरस टाइटल से एक फिल्म रिलीज हुई थी, लेकिन पुरानी चरस के सामने ये कहीं नहीं ठहर पाई और बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह पिट गई। तो ये तो बात रही चरस फिल्म के अनसुने किस्सों की। अब बात 24 में फिल्म फेयर को लेकर करे तो चरस को एक नॉमिनेशन तक नसीब नहीं हो पाया था। फाइनली चरस ऐसी फिल्म थी जिसमें सभी कलाकार किसी न किसी सीन में सिर पर विग पहने नजर आए थे। हालांकि फिल्म में सभी की अदाकारी अच्छी थी, गीत संगीत के साथ लोकेशन व सिनेमेटोग्राफी भी अच्छी थी, जो रामानंद सागर के बेटे प्रेम सागर ने ही की थी। लेकिन इतना काफी नहीं था, क्योंकि फिल्म में अगर धर्म व हेमा की जोड़ी न होती तो शायद ये इतनी बड़ी हिट होती। वैसे धर्म और हेमा की ये साथ में रिलीज हुई 12वीं फिल्म थी, जिसमें साल 1975 में आई कहते हैं मुझको राजा को छोड़कर सभी फिल्में बेहद कामयाब भी थी। हालांकि कहते हैं मुझको राजा में दोनों की मेहमान भूमिकाएं थी। ऐसे में इतनी कामयाबियों के बाद न केवल दोनों को एक दूसरे का साथ आ रहा था, बल्कि निर्माता भी उनकी जोड़ी को सफलता की गारंटी मानने लगे थे। और चरस की रिलीज के बाद तो रामानंद सागर भी मानने लगे, क्योंकि उनकी और हेमा की हिंदी फिल्मों में एंट्री शोमैन राज कपूर ने ही कराई थी। रामानंद सागर ने जहां राज कपूर की बरसात की कहानी लिखी थी तो हेमा राज कपूर के साथ सपनों का सौदागर में नजर आई थी। ओल्ड इज गोल्ड में चरस फिल्म पर हमारी ये पेशकश कैसी लगी नीचे कमेंट कर बताएं। अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर करने के साथ चैनल सब्सक्राइब करें। तो चलते हैं, फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ।